कक्षा 10 और 12 बोर्ड की परीक्षा में खंड ए, बे, से, दे ऐसे 4 भागों में पेपर बंटा होता है। तो आपने हाफ ईयरली में ए, बे, से ये लिखे नहीं थे। अब याद रखना, बोर्ड की जैसी परीक्षा है तो पेपर को शुरू करते हो तो नंबर 1 प्रश्नों को क्रमवाइज करें, आगे पीछे मत करें। कभी 7वां कर दिया, फिर 9वां, फिर 8वां। तो जब 7वां किया, 9वां किया, 9वां करती 8वां याद आ गया तो पहले याद ही कर लेते। क्रमवाइज, क्रम नहीं बिगाड़ना, ठीक है। एक ऊपर खंड डालने हैं, खंड ए। अब खंड ए में शुरुआत होती है अपठित गद्यांश और पद्यांश की। एक गद्यांश आता है, उसी में से प्रश्न उत्तर लिखने होते हैं, एक पद्यांश आता है। ये 10वीं में आता है, ऐसे ही 11वीं में, ऐसे ही 12वीं में आता है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर शुरुआती प्रश्न अगर बढ़िया हो जाते हैं ना, मेरा कहने का मतलब है जैसे गद्यांश में 6 प्रश्न आ गए या 4 आ गए, आपके 6 में से 6 सही है या 6 में से 5 भी सही है, अगर 6 में से 4 भी सही है, एक एक नंबर क्या है, पहला सही 1 नंबर, दूसरा सही 1 नंबर, तीसरा गलत भी हो गया, चौथा फिर सही हो गया, यानी 6 में से 4 भी सही होते हैं तो अगला 6 पद्य का होता है। तो 12 में से अगर 10 भी 9 भी सही होते हैं, है ना, 9 बार वो उसके हाथ से एक में से एक ऐसे चले जाते हैं तो वो आपको इंटेलिजेंट बच्चा मानता है। और फिर उसके जस्ट बाद में निबंध वाला प्रश्न होता है। तो निबंध में मान लो 10 का है तो 10 में से वो 7 देता, 8 दे देगा अगर शुरुआत बढ़ी है तो आपकी। समझ आ रही ना। और आपने शुरू में कांटे लगे पड़े हैं, गलत किया है, काटा छाटी करके है, खाली जगह छोड़ रखी है और कमजोर बच्चे की कॉपी झलक रही है तो फिर वो आपको कमजोरी मानेगा। फिर वो निबंध 10 का है, उसमें से 6 देता, 5 ही देगा, इतना फर्क पड़ता है। तो कॉपी का जो मेंटेनेंस है वो सुंदर होना चाहिए। कॉपी जांच करता के हाथ में लेते यूं लगना चाहिए कि होशियार बच्चे की कॉपी है। फालतू की खाली जगह मत छोड़ो, फालतू की काटा छाटी मत करो, यूं रगड़ रगड़ के मत काटो, ठीक है ना। शुरुआत में थोड़ी लिखाई भी ठीक रखो, शुरुआत में 1-2 पेज पलटे तब तक थोड़ी साफ लिखाई रखो। नहीं समझे क्या। चलो लिखाई तो एकदम से नहीं सुधरती है, वैसी होती है, सभी की अलग अलग होती है, पर सफाई तो आ सकती है ना। लिखाई में सफाई ले आओ, 1-2 पेज। और फिर शुरुआत वाले प्रश्न अगर आपके ज्यादातर सही हो रहे हैं तो उसके दिमाग में फीड हो जाता है कि ये जो कॉपी मैं चेक कर रहा हूं ये होशियार बच्चे की है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और शुरुआत वाले प्रश्न कौन से होते हैं, अपठित गद्यांश और पद्यांश वाले, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, मैंने पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आपको क्या करना है, जैसे अभी घर पर तो हम नहीं जा सकते ना, तो घर पर तो आपकी जो खुद की जो गाइड है उसी से पढ़ना पड़ेगा ना। एक एक बच्चे के घर पर जाके थोड़ी समझाऊंगा, मैं तो यहां बता सकता हूं। तो आप घर पर अभ्यास करोगे तो एक तरीका है, दोबारा बता रहा हूं, आप पेज खोल करके पहला अपठित निकालिए गद्यांश, ठीक है। और उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी अगर शुरुआती दौर में पढ़ना पड़े तो 5 बार पढ़ो। फिर दोबारा पढ़ोगे दूसरे दिन, तीसरे दिन, धीरे धीरे 4 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर 3 बार, फिर 2 बार में ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। समझ बढ़ने लगती है बच्चे की। जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ज्यादा अभ्यास होता है, नए शब्दों का ज्ञान होता है और गद्यांश जल्दी समझ में आने लगता है। समझ आई बात है। तो शुरुआती दौर में 2-3 बार अगर पढ़ना पड़े तो पढ़ो उसको, और ये खोजने की कोशिश करो, दिमाग में लाओ कि इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है। यूं फटाफट नहीं पढ़ना, पढ़ने का मतलब यूं नहीं पढ़ना, सोचते हुए पढ़ना है कि बात किसकी चल रही है इस गद्यांश में, कहने वाला क्या कह रहा है। महंगाई की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, या सामाजिक कोई और कोई मुद्दा है, दहेज प्रथा की कहानी है, क्या बात है, या साहित्य की कोई बात है। ये आपको सोचते हुए पढ़ना है। 2 बार 3 बार आपके ध्यान में आने लगेगा, यस ये बात है। और उसमें कच्ची पेंसिल भी रखा करो, जो मेन बात है उसको हल्का हल्का अंडरलाइन कर लिया करो कि हाँ एक ये बात है, एक ये बात है। यूं करते करते उसको जो कहानी है वो दिमाग में ले आओ, ठीक है। अब जो बात दिमाग में आ गई कि इस पद में ये बातें हैं, दिमाग में आ गई, अब यहां जो बातें हैं वो उत्तर में लिखनी है। और बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दे, तो वो सोचते हैं कि इसी में से उत्तर देने हैं। तो वो क्या करते हैं, नीचे वाले प्रश्न पढ़ते हैं और वो शब्द मिलाते हैं और इसमें से ढूंढ करके वो लाइन उतार के छोड़ देते हैं। यूं करते हैं। उनसे कोई पूछे तो कहता है इसी में से तो देना है। अरे इसी में से नहीं देना, इसकी बातें दिमाग में लाओ क्या कह रहा है, और जो दिमाग में बात आई है उस बात के आधार पर उत्तर दो। नहीं तो आप क्या करोगे, इसकी लाइन यूं की यूं उतार लोगे। यूं की उतारने से गड़बड़ होगी। क्या क्या गड़बड़ होगी, कैसे करते हो आप, इसके लिए मैंने एक लिख कर रखा है। टाइम लगा मुझे, पर मैंने सोचा समझाने के लिए एक तो लिख कर छोड़ दूं। बार बार तो इतने बड़े बड़े पद लिख लिख करके नहीं समझाए जाते, पर 2-3 एक तो समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहले इसको देखो, फिर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। कैसे पढ़ना है, 1 या 2 या 3 बार भी पढ़ना पड़े तो पढ़ो उसको। और पढ़ते समय ये सोचते हुए पढ़ो ध्यान से, भारतीय नारी
त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। भारतीय नारी बलिदान की मूर्ति है, साहस की, शक्ति की, सेवा की, यानी ये गुण है इसमें। यूं मन में खुद ही सोचो कि मैं ही टीचर हूं और मैं ही विद्यार्थी हूं, मुझको ही समझाना है। या यूं कल्पना कर लो कि मेरा छोटा भाई बैठा आगे, मुझे उसको समझाना है उस लाइन को। आप गाड़ी से चला कर यूं फटाफट नहीं पढ़ना कि आपने कहा था 3 बार पढ़ दिया, यूं 3 बार नहीं पढ़ना, उनकी बातों को दिमाग में उतारना है। ठीक है, कैसे करोगे? अभी तो टाइम है पेपर में, अभी घर पर अभ्यास करो, तब कह रहा हूं 5 बार पढ़ना। और घर पर अगर आपने 20-30 अपठित गद्यांश या पद्यांश की अभ्यास कर लिया ना, तो पेपर वाले गद्यांश को तो बहुत कम समय में पढ़ना पड़ेगा, जल्दी ध्यान में आ जाएगा। और ये नाम के ही अपठित होते हैं, पठित ही आते हैं सारे। कौन से पठित है? जो पासबुक में होते हैं, क्योंकि जो पेपर सेट करता है वो अपना कोई हाथों हाथ कोई निबंध लिखेगा क्या, फिर उस निबंध में से एक पैराग्राफ देगा क्या? ऐसा कौन टीचर है जो खुद ही गद्य लेखक बन जाएगा 2 मिनट में? लेखक अलग होते हैं, कवि अलग होते हैं, सारे हिंदी के टीचर कवि थोड़ी होते हैं, लेखक थोड़ी होते हैं। अब मुझे पेपर बनाना पड़े, मैं मेरा निबंध लिखूंगा या कोई कहानी लिखूंगा? मुझे कहानी लिखनी नहीं आती, मुझे निबंध लिखने नहीं आते, मुझे नाटक लिखने नहीं आते, मुझे रेखा चित्र लिखने नहीं आते, मुझे संस्मरण लिखने नहीं आते, मुझे उपन्यास लिखने नहीं आते। नहीं समझे क्या? और किसी को नहीं आते, सारे थोड़ी उपन्यासकार हो सकते हैं, सारी मुंशी प्रेमचंद थोड़ी बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो पेपर बनाता है ना, वो भी आपके गाइडों में से उठा करके पैराग्राफ रख देता है, तो वो नाम के ही अपठित होते हैं। तो आप संजीव में से, एक्सीलेंट में से मांग लो एक बार, दोनों खरीदने की जरूरत नहीं होती। आपके पास संजीव है, उसमें से ले लो, जितने भी 10, 15, 20, 25 है उनको दुरा के देख लो। फिर आप वो संजीव किसी और को दे दो, मित्र को, और उसकी एक्सीलेंट मांग लो। घर पर हम छोड़ जाएंगे, घर पर तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। या कोई और व्याकरण की किताब है, उसमें अपठित दे रखा है, उसको पढ़ के देखो। कंपटीशन वाली गाइडों में होते हैं ऐसे, नीचे प्रश्न उत्तर दिए होते हैं, तो उनको पढ़कर देखो। बड़े भाई कोई तैयारी करे होंगे, उनकी गाइड ले लो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं तो पासबुक तो होती है आपके पास। ठीक है, तो घर पर उसको पद को कई बार पढ़ो और कई बार पढ़ करके समझने की कोशिश करो। फिर क्या क्या करो, जो नीचे प्रश्न है उसके ऊपर कॉपी रख लो और उनके प्रश्न पढ़ो और उनके उत्तर लिखो, 4-5 के। फिर वो हटा लो और आपने जो उत्तर लिखा है और उसने जो लिखा उसको मिलाकर देखो। मिलाने का मतलब ये नहीं था कि एक एक शब्द मिलाने हैं, बात मिलानी है। आपने उत्तर में क्या बात लिख दी, उसने क्या बात लिख दी, है ना, उस बात को मिलाना है। अगर बात सही है तो ठीक है, फिर शब्द मत देखो। यूं नहीं है कि मैंने तो पृथ्वी लिखा है, उसने धरती लिख दिया, तो क्या हो गया, बात तो वही है। समझ आई क्या बात है? तो आपकी शब्द नहीं मिलाने। फिर आपको सर मेरे शब्द उससे मिले ही नहीं, अरे शब्द ना मिले तो कोई बात नहीं, बात तो मिल रही होगी, बात मिलानी है। अगर आपकी बात उसके बाद मिल गई तो ठीक है, और मिलाओगे तो आपको पता लगेगा कि यार मैं तो इसका उत्तर ये सोच रहा था, इसका उत्तर तो ये है। ऐसे करोगे ना 2-4, तो आपको उत्तर का आभास होगा कि यस ये बातें थी उसमें, ये उत्तर सही है, मेरे वाला गलत है। यूं करो तो पढ़ने में 5-4 मिनट लगेंगे, 10 मिनट मान लो, फिर उसका उत्तर लिखोगे 5-10 मिनट और मान लो, आधा घंटा मान लो। एक पद आप आधा घंटा में पढ़ सकते हो। अगर आपको शाम को लगे ना कि 7 से 7:30 तक मुझे एक एपीटी तैयार करना है, एक कर लो, एक अगले दिन कर लो, एक अगले दिन कर लो, एक अगले दिन करो, 15-10 दिन पीछे पड़े रहोगे, आधा घंटा। क्यों? क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सामाजिक विज्ञान, गणित और भी पढ़ने होते हैं ना। तो आधा घंटा निकालो, एक दिन रोज एक करके देखो, तो उससे आपको अभ्यास हो जाएगा कि मैं जो उत्तर लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं। ऐसे अभ्यास करना है। देखो बेटा, कोई इंजेक्शन नहीं है कि आपके लगा दे आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, आपको याद आ जाए, समझ नहीं। संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। मैं इसलिए बच्चों को जगाने के लिए भगत सिंह की एक बात बताया करता हूं, आपको बताई होगी। भगत सिंह ने कहा था कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। 4 लोग उठाएंगे ना, मृत आत्मा उठाएंगे। जिंदा है तो जिंदगी तो अपने बेस पर ही चलानी पड़ेगी। कोई 4 आदमी हमारी जिंदगी नहीं संवार सकते, हमारी जिंदगी हमें संवारनी है। तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं रास्ता बता देता हूं कैसे मेहनत करें। चलना आपको पड़ेगा। गुरुजी रास्ता बताते हैं, पैर नहीं रखते, उठा उठा के ले बेटा चल, ले बेटा चल, वो रास्ता बताते हैं। चलना आपका काम है। मैंने आपको बता दिया, शाम को आधा घंटा तय करो कि मुझे 7 से 7:30 या 9 से 9:30 या सोने से पहले एक एपीटी का अभ्यास करना है। तो उसको पढ़ो। कैसे पढ़ोगे मैं पढ़ के बता रहा हूं। भारतीय नारी, दिमाग में सोचते जाओ इन बातों को, गाड़ी से लेकर के यहां तक नहीं पढ़ना 2 बार कि सर आपने 3 का कहा था, मैंने 3 बार पढ़ दिया, क्यों नहीं करना। भारतीय नारी, साथ साथ में ये दिमाग में लाते रहो कि बात किसकी चलनी शुरू हो गई, भारतीय नारी की बात शुरू हो गई, ठीक है ना। भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है और जीवन के सुख दुख में छाया की भांति
छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी कोमा है, रुकना पड़ेगा। ये यूं नहीं कि गाड़ी से चलाएंगे फिर समझ में नहीं आएगा। ये कोमा, अल्पविराम, पूर्णविराम, विषम उद्धक चिन्ह, कोष्टक है और इन्वर्टेड कोमा, इनके अपने भाव होते हैं, अपने अर्थ होते हैं, अपने कारण होते हैं लगाने के। तो विराम चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वो दोबारा देख लो कि ये कुछ गुण है, त्याग, बलिदान, सेवा, साहस, शक्ति, इनकी तो वो प्रतिमूर्ति है भारतीय नारी। ठीक है, अब आगे देखो, जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण, पुरुष का साथ देने के कारण छाया की भांति, छाया हमारा साथ देती है ना, हम जान जाते हैं हमारी छाया साथ चलती है ना। तो नारी, भारतीय नारी अपने पुरुष का साथ देती है ये गृह गृहस्थी में। और पुरुष और नारी तो जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं। एक घर तभी सुंदर बनता है, आदर्श बच्चे बनते हैं जब माता पिता आदर्श होते हैं, मिलकर गृह गृहस्थी को चलाते हैं। समझ में आई बात है? तो जो नारी है, हमारी भारतीय नारी की बात चल रही है, वो क्या है, जीवन में जो सुख दुख आते हैं तो उस समय पुरुष का साथ देती है छाया बनकर। इसी कारण वो क्या कहलाई, अर्धांगिनी, अर्ध अंग, अर्धांग। जैसे शिव जी को आपने देखा है, कई कोई फोटो होती है शिव जी की, आधा शिव जी दिखता है, आधा फिर पार्वती की फोटो दिखती है ना। तो नारी और पुरुष एक दूसरे के प्रतिरूप हैं गृह गृहस्थी के मामले में, गृह गृहस्थी के मामले में। ठीक है, अब देखो, तो जीवन के सुख दुख में छाया की भांति साथ देने के कारण तो वो क्या कहलाई, अर्धांगिनी। औरत को अर्धांगिनी कहते हैं ना, पत्नी को। हाँ, तो किस कारण कहलाती है वो, पुरुष का साथ देने के कारण। कब साथ, सुख दुख में, छाया की भांति। ऐसे मन में मैं आपको बता रहा हूं ना, तो आप यूं सोच रहे हैं कि मेरे सामने मेरा छोटा भाई है, उसको मुझे समझाना है। यूं समझाते हुए एक बार टाइम लगेगा, शुरुआत में टाइम लगेगा, आधा घंटा की बजाय घंटा भी लग सकता है, लेकिन एक दिन घंटा लगा, अगले दिन 40 मिनट लगेंगे, अगले दिन 35 मिनट, यूं करते करते अगर 15-20 दिन अभ्यास करते हो तो आपके सारा समझ में आने लगेगा। तो देखो आगे, यहां बात समझ में आ गई, क्या क्या दिमाग में आई कि सुख दुख का में साथ देने के कारण, छाया की भांति साथ देने के कारण वो अर्धांगिनी कहलाई है। अब अगर प्रश्न आए कि नारी को अर्धांगिनी क्यों कहते हैं, पढ़ गया, समझ में आ गई है ना। पर आप क्या करोगे, वो अर्धांगिनी वो देख लिया और वो लाइन है ना, वो शब्द वो ढूंढोगे, फिर उत्तर लिख दोगे ना। बताऊंगा अभी आने वाला, आगे सुनते जाओ एक बार, आप क्या क्या गलती करते हो, उससे क्या क्या ज्यादा फर्क पड़ता है वो देखते जाओ। आगे पढ़ता हूं मैं, ये वाक्य पूरा नहीं हुआ अभी। घर की व्यवस्थापिका होने के कारण, पूरा घर नारी ज्यादा संभालती है, पुरुष तो बाहर का काम संभालते हैं, बच्चों का रिश्ता करना, रोकना, बाहर से कोई खेती का काम करना, कोई घर पर गेहूं वगैरह लाना, ये सारे काम पुरुष, बाहर के काम पुरुष संभालता है ना। घर का काम औरत संभाल लेती है ना, तभी तो जिंदगी गाड़ी बढ़िया चलती है ना। तो घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी कहलाई है। लक्ष्मी क्यों कहते हैं, घर की व्यवस्थापिका है वो, उसी के कारण घर चलता है। वही दो दो पैसे बचा करके पुरुष का साथ देती है संकट के समय में। जब कई बार पुरुष के पास पैसे नहीं होते तो नारी कहती है कि मैंने इकट्ठे किए हुए, लो उनसे काम चलाओ, है ना। तो वैसे भी अपने लड़की को लक्ष्मी का रूप कहते हैं ना, लड़की को लक्ष्मी का रूप। तो वो घर की व्यवस्थापिका होने के कारण लक्ष्मी कहलाई, और श्लाघनीय गुणों के कारण देवी कही जाती है, श्लाघनीय गुणों के कारण। अब ये बात है, एक दो शब्द अगर नहीं भी आया ना पेपर में, शब्द का अर्थ नहीं आता, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वो प्रॉपर शब्द नहीं देखना, आपको पूरे पद में बात क्या चल रही है वो दिमाग में लानी है बस। अगर वो शब्द का अर्थ नहीं पता तो वही शब्द लिख देना ना, उसका अर्थ मत लिखना। पर आपको समझ नहीं क्या है मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखो शब्द के अर्थ आने चाहिए, और जैसे जैसे पढ़ेंगे अभ्यास हो जाएंगे। लाखों शब्द हिंदी का, और एपटित में कोई शब्द नहीं आता तो नहीं आता, पर मैं कह रहा हूं घबराना नहीं है, यूं कह रहा हूं मैं। एक दो शब्द नहीं आए तो घबराना नहीं है, वो बात नोट रखनी क्या बात चल रही है। तो श्लाघनीय वैसे होता है प्रशंसनीय गुणों के कारण। नारी में ये सारे गुण प्रशंसनीय गुण है। त्याग, त्याग अच्छा गुण है या बेकार गुण है बताओ? अच्छा, जैसे कोई गरीब जो अपाहिज होते हैं उनके लिए कोई काम कर रहे होते हैं, वहां अगर कोई सहयोग मांगने आए कि वहां अपाहिजों के लिए ये सुविधा जुटा रहे हैं तो आप 100 रुपये इकट्ठा करो, तो हम वो 100 रुपये देते तो खुश होकर देते ना कि किसी के काम आ रहे हैं, क्योंकि मानव के मानव काम आता है। यही तो धर्म होता है ना मानव का। धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं होता, समझ गए क्या? जो करणीय कार्य होते हैं वो करते हैं, वो धर्म कहलाता है। प्यासे को पानी पिलाना भी धर्म है, समझ आई क्या बात है? और ये हमारी सनातन परंपरा में है, ये प्यासे को पानी पिलाना को धर्म मानना, ये सनातन परंपरा में है। वो अलग बात है कि कुछ राजनीतिक कारणों के कारण सनातन को खत्म करना है,
अरे जो संस्कार है हमारे, वो तो संस्कृति, भारत की जो महान संस्कृति है वो इन्हीं के कारण तो बनी है। नहीं समझे क्या? तो श्लाघ्य होता है प्रशंसा, जो प्रशंसनीय गुण, ये सारे गुण प्रशंसनीय। बलिदान, देश के लिए बलिदान करना, किसी गरीब अपाहिज के लिए कुछ दान करना, साहस दिखाना, देश की रक्षा के लिए शक्ति, और सेवा, सेवा की जो भावना है, सेवा की जो भावना है वो मनुष्य में होनी चाहिए ना। तो ये सारे कैसे गुण है? अच्छे गुण, प्रशंसनीय गुण है ये। स्वार्थ अच्छा होता है क्या? समाज के लिए स्वार्थी बनना, किसी की तरफ ना देखना, तो वो प्रशंसनीय गुण नहीं है। तो जो प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी बड़ाई की जाए, तो प्रशंसनीय गुण जो होते हैं उनको बोलते हैं श्लाघनीय गुण। तो ये नारी के प्रशंसनीय गुण हैं जो नारी में होते हैं, भारतीय नारी में। तो श्लाघनीय गुणों के कारण वो क्या कही जाती है? देवी कही जाती है। अब अगर प्रश्न आए कि भारतीय नारी को देवी क्यों कहते हैं, है ना, तो आप तो क्या करते हो, वो देवी शब्द ढूंढ लेते हो, फिर पता नहीं कि ये लाइन लिखो, यहाँ तो पूर्णविराम आ गया ना, तो ये शब्द देवी देख लिया, फिर इसका शुरुआत कहां से रही देखते रहोगे, शुरुआत आपको मिलेगी यहां, ये पूर्णविराम, अब यहां से लिखोगे आप तो ये पूरा का पूरा। अब उसको तो पता लग गया ना कि बच्चा होशियार नहीं है, बच्चा होशियार नहीं, उसको पता लग गया, भले ही आपका उत्तर सही है, लेकिन उसको पता लग गया कि इसने यूं का यूं उतार दिया। यूं का यूं उतारना कोई समझदार नहीं होती, वो समझदार बच्चा नहीं है। इसमें कही गई बात को समझ लो, दिमाग में लाओ, फिर वो दिमाग में लाए ना वो लिखो, फिर आप अपने हिसाब से लिखो, यूं मत लिखो, ये उतारना नहीं होता। कई बच्चे भोले होते हैं कि सर अपठित गद्यांश आता है, उसी में से तो लिख देना होता है उत्तर है। अरे देना तो उसी में से होता है, लेकिन लाइनें रिपीट नहीं करनी होती, टीपना नहीं होता, उसको लेकर के नकल नहीं मारनी होती। तुझे समझने के लिए दिया है वो, तेरी समझ कितनी बढ़िया है, तू क्या समझ पाता है, फिर समझा उसको। अब ये देवी वाला प्रश्न आ गया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि नारी में, आप तो यहां से शुरू करोगे, मैं यहां से शुरू करूंगा, मैं लिखूंगा भारतीय नारी में त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति, सेवा जैसे श्लाघनीय गुण पाए जाते हैं, इन्हीं के कारण वो देवी कहलाती है, यूं लिखूंगा मैं। तो एक लाइन मैंने यहां से ली, 5-4 गुण ऊपर से ले लिए और फिर ये लाइन बना दी। ये होता है लिखना। अब पता लगता है कि इस बच्चे की समझ बढ़िया है, और ऐसे उत्तर लिखते हैं ना अपने दिमाग में आई हुई बातों से, तो वो होशियार बच्चा होता है। और चेक करने वाला एक बार समझ गया ना कि ये बच्चा होशियार है, तो फिर आगे वाले प्रश्नों में बढ़िया नंबर आते हैं। होशियार बच्चा मानकर ही चेक करता है वो। समझ आई बात? फर्क पड़ रहा है क्या मेरी बातों का? आप क्या लिखते अगर मैं लिखता कि देवी क्यों कहलाती है, तो देवी कही जाती है, ये लाइन पकड़ते आप तो। अब ये वाक्य शुरू कहां से होता है, वहां से आप टिप देते, यहां से ये पूर्णविराम में, यहां से टिपते आप तो। और मैं लिखता तो कैसे लिखूंगा, अब आपके समझ आ गया। अब आप कैसे लिखोगे, अगर कहे देवी कैसे कही जाती है वो, तो क्या लिखोगे, भारतीय नारी में, इतना लिखो अपनी तरफ से, भारतीय नारी में, अपनी तरफ से भारतीय नारी में, फिर ये लिखो त्याग, बलिदान, सेवा की सजीव मूर्ति रही है वो, और इन्हीं, ये शब्द अपनी तरफ से जोड़ दो, इन्हीं गुणों के कारण, श्लाघनीय गुणों के कारण, वो श्लाघनीय शब्द लिख देना। अब आपको श्लाघनीय अर्थ नहीं आता, अरे शब्द ये लिख दे, श्लाघनीय प्रशंसनीय होता है, लेकिन आपके प्रशंसनीय लिखना जरूर नहीं है, श्लाघनीय लिख दो। इन्हीं श्लाघनीय गुणों के कारण वो देवी कहलाती है। ये उत्तर पूरा हो गया। अब पता लगेगा कि बच्चा समझदार है। समझ आई बात है? अब वो टिप्पणी वाली आदत छोड़ोगे धीरे धीरे, हाँ, जैसे जैसे सुनते जाते वैसे टिप्पणी वाली आदत है छोड़ो, समझने वाली डालो। आगे देखो, स्वार्थ और भोग लिप्सा, भोगना मतलब अपने लिए जीना, हर वस्तु का इस्तेमाल अपने लिए करना, त्याग नहीं दिखाना, भोग लिप्सा बोलते हैं उसको। लिप्सा होता है इच्छा, ऐसी इच्छा जो छोड़ना ही नहीं चाहते। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर, त्याग कर भारतीय नारी ने स्वार्थ को त्यागा है। अब देखो, भारतीय नारी कभी अपने लिए नहीं जीती। वैसे तो परिवार में कौन अपने लिए जीता है, मैं तो खुद कहता हूं कि मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीता हूं। और हर आदमी अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीता है। आपके पिताजी अपने खुद के लिए जी रहे हैं या आपके लिए? बस, तो आदमी अपने लिए नहीं जीता, अपनों के लिए जीता है। समझिए बात? और नारी इस मामले में और आगे है। कैसे? मेरी मां कहती थी, एक बार मेरी भाभी जी ने कहा था कि औरत को पुरुष से पहले स्वर्ग मिलता है, पुरुष की बजाय जल्दी स्वर्ग मिलता है। मैंने कहा कैसे? कि औरत सबका पेट भरकर फिर अपना पेट भरती है। वाओ, छोटी सी बात लेकिन कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि भाभी जी या माता जी रोटियां बनाती रहती है, हम जीमते रहते हैं। नहीं समझे क्या? जब तक वो रोटी बनाती है बीच में जीमती है क्या? नहीं उठती ना, जब तक लास्ट रोटी नहीं बनती है ना, तो वो रोटी पकती रहती है, हम गर्मा गर्म खाते रहते हैं, और लास्ट में सबका पेट भरकर फिर जीमती है ना।
तो मतलब कितना पुण्य का काम है, सबका पेट भर के अपना पेट भरना। स्वार्थ बड़ी चीज होती है या त्याग बड़ी चीज होती है? त्याग है। तो माँ इतना बड़ा त्याग करती है कि सबका पेट, देख हम जीते किस लिए? पेट पेट के लिए तो जी रहे ना, और वही सबसे पहले भरकर फिर अपना भरती है, तो उस गुण की तो कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। तब कहा गया कि उसको ज्यादा जल्दी मोक्ष मिलता है। भाभी जी ने बात की थी, मुझे याद आ गई, बचपन में कही थी। कुछ बातें सटीक होती है, सारयुक्त होती है, वो दिमाग में बैठ जाती है। सुन यही बात आपके। अब देखो इधर, स्वार्थ और भोगलिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा खुद का त्याग देकर समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है, ऐसी ज्योति जलाई है कि उस ज्योति के प्रकाश में, पुनित प्रकाश में, पवित्र प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। अगर नहीं समझ आई दोबारा पढ़ लो, मैंने कहा 2-3 बार पढ़ो, दिमाग में बात आएगी, है ना। जहां से नहीं समझ आई वहां से दोबारा शुरू कर दो। ये देखो, स्वार्थ और भोग लिप्सा को त्याग कर, तिलांजलि देकर, त्याग कर, और भारतीय नारी ने आत्म त्याग करके, बलिदान देकर के समय समय पर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, और उन्हीं के प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। मतलब पुरुष ने प्रेरणा ली है, मतलब भारतीय नारी ने त्याग दिया, क्या क्या? स्वार्थ, ठीक है, और परहित के लिए कार्य किया है, और उस परहित के कार्य के जो प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। मतलब पुरुष को प्रेरणा मिली है, पुरुष ने भी त्याग करना सीखा है कि नारी जब इतना त्याग कर सकती है तो पुरुष को भी करना चाहिए। तो पुरुष का भी वो पथ प्रदर्शक रही है, पुरुष के लिए भी नारी पथ प्रदर्शक रही है। और हमारे समाज में तो कई बार सुनने को मिलता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, सुना है क्या? तो बस वही बात है, यहां औरतों के कारण ही पुरुष ने अपने मार्ग भी तय किए, यानी नारियों से भी पुरुष ने प्रेरणा ली है, समझ गए। अब आगे देखो, उसकी शक्ति के आगे, उसकी किसकी? नारी की, भारतीय नारी की। बेटा अब नहीं आना, बाद में आना। शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़े, पुरानी कहानी है। एक मोर ध्वज की कहानी आती है ना, तो इनमें हमारी आदर्श भरी कहानियां है पुरानी, तो उसके कारण तो वो कह रहा है कि यमराज को भी हारना पड़ा है। नारी का सम्मान करके ही, सम्मान आदर, नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। देखो इधर, जीवन कुसुम यानी जीवन रूपी पुष्प, कुसुम पुष्प को बोलते हैं। जीवन रूपी कुसुम सुवासित हुआ है, सुवासित, सुगंधित हुआ है। क्या कह रहे हैं कि नारी का सम्मान करके ही पुरुष का सम्मान बढ़ा है, पुरुष का जीवन खिला है, पुरुष का जीवन शुद्र है, पुरुष का जीवन सुवासित हुआ है, सुगंधित हुआ है नारी के सम्मान के कारण। मतलब भारतीय नारी के जो अच्छे श्लाघनीय गुण है उन्हीं के कारण वो देवी कहलाती है। तो पुरुष को भी नारी का सम्मान करना, नारी का सम्मान करेंगे तो ही पुरुष का जीवन सुवासित होगा, सुगंधित होगा, समझ गए। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। यत्र यत्र नारी पूज्यते, सुना है ना। अब ये जो है पूरा पद आपके समझ में आ गया ना। अब जो भी पूछा दो उसका उत्तर, इसमें से लाइनें नहीं ढूंढनी, उत्तर इसी में से देना है, पर इसकी लाइनें नहीं ढूंढनी। इससे जो हमारे दिमाग में बात आई है, जो समझिए क्या बात चली है, उससे उत्तर तैयार करना है। पहला देखो, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस पर चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, चर्चा करेंगे, ठीक है। पहली बात बीच में बता दूं, ये थोड़े उत्तर छांटने में थोड़े से मुश्किल होंगे, और आपके मुश्किल होगी नहीं, क्योंकि आपके थोड़ा पैटर्न बदल दिया। आपके वो उत्तर देगा, आपको तो छांटना है, एबेसद में देगा, एबेसद में, तो वहां थोड़ी छांटने में सुविधा हो जाएगी। पहले ऐसे नहीं देते था एबेसद, पहले तो सीधा प्रश्न उनके उत्तर लिखने होते थे, तो थोड़ी सी समस्या थी, है ना। अब थोड़ी सुविधा हो गई, क्योंकि वो शीर्षक छांट के दे देगा। अब शीर्षक छांटना कैसे है वो सिखा रहा हूं, इसका नहीं, कोई भी अपठित है, शीर्षक कैसे छांटे उसके ऊपर गौर करो। कैसे, आप कैसे छांटोगे? ये 1-2 तो चलो मैं बोर्ड पर करवा दूंगा, लेकिन 35-35, 40-40 का अभ्यास करेंगे, वो सारे थोड़ी होंगे, सिलेबस ही पूरा नहीं होता, नहीं समझे क्या?
लेकिन मैं तो रास्ता बता देता हूँ, ऐसे अभ्यास क्या करो शाम को 1 घंटा आधा घंटा बैठ करके, ठीक है ना, और उसमें हल किया हुआ होता है, खुद करके देखोगे फिर मिलाओगे तो पता लग जाए मेरी क्या गलती है। तो अभ्यास करना सीखो। चलो मैं शीर्षक के बारे में चर्चा करता हूं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। पिछली बार आपने जो गलती की थी हाफ ईयरली में, वो क्या गलती थी आपके ध्यान में आ गई? क्या गलती की थी? बड़े बड़े, हाँ, 3-3 4-4 लाइनों में आपने शीर्षक लिखे थे, है ना। अब सुनो, शीर्षक वाक्यों में, लाइनों में, वाक्यों में नहीं होते, शब्दों में होते हैं। 1 शब्द में, 2 शब्द में, 3 शब्द में, ज्यादा ज्यादा 4, है ना। बहुत कम चांस होता है ऐसा कि कोई बड़ा शीर्षक हो, है ना। तो शीर्षक पहली बात वाक्यों में नहीं शब्दों में होता है, यानी छोटा होता है। दूसरी शीर्षक की विशेषता, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, थोड़ा नयापन लगना चाहिए शीर्षक में, ठीक। 2 बातें। तीसरी जो बड़ी बात है वो है शीर्षक सारयुक्त होना चाहिए। अब गुरुजी सारयुक्त क्या होता है? सारयुक्त का मतलब होता है सटीक। गुरुजी सटीक क्या होता है? सटीक का मतलब है जो बात चल रही है उस पर खरा उतरना चाहिए, उसी बात में फिट होना चाहिए, वो शीर्षक है। कैसे? अगर आपने कहानी पढ़ ली कि एक कौवा था, पानी के लिए प्यासा मर रहा था, पानी मिल नहीं रहा, जंगल में इधर उधर उड़ता रहा, इधर गया उधर गया और भटकता रहा। लास्ट में उसे एक छोटा सा मटका दिखाई दिया, उसमें पानी था, पानी बहुत कम था, चोंच अंदर डाली और वह पानी तक पहुंच नहीं पाई। कौवे के दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया, चालाक कौवा था, चालाकी से पत्थर ला ला कर उसे अंदर डालने शुरू किए और वो पानी ऊपर आया और कौवा पीकर उड़ गया। ये कहानी है। अब इसका शीर्षक तैयार करना है। शीर्षक का मतलब होता है कहानी का नाम। शीर्षक क्या होता है? नाम। आपके ज्यादा तो नहीं तो वो तो कहानी पड़ी होगी केशव और वो नादान दोस्त, मुंशी प्रेमचंद की है वो। तो वो पूरी कहानी 5-4 पेज की थी और 5-4 पेज में ऊपर ऊपर नाम शुरुआत में नादान दोस्त लिखा हुआ था ना। हाँ, तो वो नाम होता है, वो शीर्षक होता है। उस कहानी का नाम क्या था? शीर्षक। शीर्षक नाम को कहते हैं, समझ गया क्या? तो मान लो वो कहानी भी मैंने सुनाई कौवे वाली, आपकी पुरानी सुनी हुई है, उसका शीर्षक देना चाहो, उस कहानी का नाम देना चाहो, क्या दोगे? प्यासा कौवा, क्योंकि पूरी कहानी में प्यासे कौवे की बात चल रही है, तो वो प्यासा कौवा लिखा तो ठीक है। आप वाली के लोग लंगड़ा कौवा, मोटा कौवा, काला कौवा, क्या मतलब? वो कहानी से कोई तुक ही नहीं है, यानी वो सटीक नहीं है, समझे क्या? बेतुका नहीं होना चाहिए, वो सटीक उतरना चाहिए उस पर। तो प्यासा कौवा तो सही फिट बैठा है, क्योंकि पूरी कहानी में प्यासे कौवे की बात है चल रही है। अच्छा, प्यासा कौवा नहीं है, और कोई रखना चाहो तो एक और रख सकता हूं, चतुर कौवा, क्योंकि उसमें कौवे की चतुराई दिखाई है, मेन बात है। उस कहानी में मेन बात क्या थी? चतुराई दिखाई है कौवे की, तो चतुर कौवा भी लिख सकते हो। दो नाम हो गए ना, तीसरा नाम सेट नहीं होगा कोई भी रखोगे तो। समझ में आई क्या बात? तो या तो जो पूरी कहानी में मूल बात चल रही है उसको शीर्षक में बदल दो, एक बात, मूल बात जो चल रही है एक बात। जैसे 2-3 पेज है भ्रष्टाचार की बातें, तो उसका नाम रख दो भ्रष्टाचार। और अगर भ्रष्टाचार के साथ साथ में कारण ही कारण ज्यादा गिनाए हैं तो नाम बदल दो, उसका नाम दो भ्रष्टाचार के कारण। नहीं समझेगा? और भ्रष्टाचार की बातें कम बताइए, उसे बचने के उपाय है ना। नहीं समझेगा? जैसा नाम है ना, जैसे महंगाई के तो महंगाई लिख दो, बढ़ती महंगाई, ऐसे तो वो तो आपको पता लग जाएगा किसकी बात चल रही है, ठीक है। वो सटीक उत्तर आपको लिखना है। और शीर्षक है आकर्षक भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए और सारयुक्त होना चाहिए। अब यहां शीर्षक तैयार करना आपको, तो देखो कैसे लिखोगे शीर्षक। पहले तो आपके जो दिमाग में आ रहा है वो लिख लो, है ना। अभ्यास करते समय की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में तो अभ्यास करके तैयारी करके फिर बैठेंगे, पहले अभी टाइम पड़ा तब तक अभ्यास करो। तो अभ्यास वाले रफ पेज पर अपने लिखते हैं इसका नाम, इसका शीर्षक किसी ने लिख दिया नारी। दूसरा नाम याद आ रहा है कि नारी के गुण, नारी के गुण, ठीक है। तीसरा एक और नाम भारतीय नारी, भारतीय नारी। आप ये तो मेरे दिमाग में है, आपके दिमाग में वो बोलो, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर देना है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपके दिमाग में क्या है वो बताओ। आपने सारा पढ़ा अभी। मूल बात क्या है? मूल बात है
भारतीय नारी के गुण। चलो एक और, आप और बोलो। भारतीय नारी के गुण, और बोलो। भारतीय नारी का संघर्ष। चलो एक संघर्ष और लिख देता हूं। और भारतीय नारी की शक्ति। चलो भारतीय नारी की शक्ति। और हाँ ये तो लिख दिया मैंने। अब मैं आपको सिखा क्या रहा हूं कि जब अभ्यास करो तब उस पद के और जितने भी शीर्षक दिमाग में आ रहे हैं ना वो लिख लिया करो एक बार, 3 4 5 जो भी लिख लिया करो। अभ्यास करते समय कह रहा हूं, बोर्ड की परीक्षा में नहीं कह रहा, तो लिख लिया करो। अब क्या करना है, जो लिखे हैं उनमें एक एक में आओ। सबसे पहले नारी, ये मेरे दिमाग में आया, या आपके दिमाग में आया कि इसका शीर्षक नारी, लिख दिया। कि आपने कहा था सर शीर्षक छोटा होता है, आकर्षक होता है, तो इससे छोटा और क्या होगा, और नारी की बात है ना, तो आपने छोटा सा लिख करके नारी शीर्षक दे दिया। ठीक, अब आप तरीका बता रहा हूं मैं, तो अब आपको ये सारा कुछ भूलना है एक बार के लिए। आपने क्या पढ़ा उसको एक बार भूल जाओ, और यूं सोचो कि मुझे किसी ने टॉपिक दे दिया नारी, शीर्षक दे दिया नारी, इस पर आपको 10 वाक्य लिखने नारी पर। अब आप 10 वाक्य क्या लिखोगे, ये दिमाग में मत लाओ एक बार के लिए, एक बार लिख भूल जाओ उसको। यूं सोचो कि मैं बैठा हूं, गुरुजी आए और बोले बेटा लिख नारी, और इस पर 10 वाक्य लिख। जैसे हम आते ना कि मेरा विद्यालय 10 वाक्य लिखो, तो लिख देना मेरे विद्यालय का नाम ये है, मेरा विद्यालय 10वीं तक है, मेरे विद्यालय में इतने विद्यार्थी हैं, मेरे विद्यालय में पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, मेरे विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है। लिखते हो ना 10 वाक्य। तो ऐसे ही मान लो आपको किसी ने टॉपिक दे दिया नारी, उस पर लिखो, तो आप क्या लिखोगे, नारी, नारी क्या क्या लिखोगे बताओ। नारी पर जो भी आप 10 वाक्य लिखोगे ना, फिर उनमें मिलाना वो 10 वाक्य यही है क्या, तो आपका शीर्षक ये गलत छांटा था आपने। मतलब जो शीर्षक लिखे ना उसमें सारी बातें वो आनी चाहिए जो आपकी ये है, ये वाली आनी चाहिए, उस शीर्षक में झलकनी चाहिए। इन्हीं सारी बातों के निचोड़ का तो शीर्षक होता ही है फिर है। अब मैंने उसमें लिखा प्यासा कौवा, तो पूरी कहानी में प्यासे कवि की तो बात चल रही थी। तो नारी तो अमेरिका वाली भी है, इंग्लैंड वाली भी है। अब नारी के गुण दिखाओगे या दोष दिखाओगे, दोनों ही दिखाने पड़ेंगे। अगर आपको कह दूं नारी पर 10 वाक्य लिखो, तो आपको नारी बहुत अच्छी होती है, नारी माँ के रूप में होती है, नारी बहन के रूप में होती है, पता नहीं क्या क्या लाइनें लिखोगे। कुछ नारियां खराब भी होती है, कुछ नारियां पढ़ी लिखी होती है, कुछ नारियां अनपढ़ होती है, पता नहीं क्या क्या 10 लिखोगे। ये तो नहीं आई ना, तो आपका शीर्षक है छू मंत्र उड़ गया, कोई काम का नहीं है। ऐसे ये भूल जाया करो, जो आपके दिमाग में 4 शीर्षक छांटे हैं उनको पकड़ा करो, और ये सोचा करो कि ये जो शीर्षक है यही मुझे मिल जाए तो 10 लाइन क्या लिखूंगा मैं, ये सोचा करो। अब आओ नारी, क्योंकि नारी में तो अमेरिका भी आ जाएगी, अमेरिका वाली भी आ जाएगी ना, इसमें अमेरिका की नारी का जिक्र है, तो फिर भारतीय नारी, ये शीर्षक कहां लिखा था, भारतीय नारी। ये अब दूसरे पर बात करें, भारतीय नारी। अब सुनो, आपको कोई टॉपिक दे दे भारतीय नारी, लिखो। अब क्या लिखोगे भारतीय नारी में, ये सब कुछ आएगा क्या, तो भारतीय नारी में तो भारतीय नारी की कमियां भी आ जाएगी, नहीं आ जाएंगी, अनपढ़ भारतीय, पढ़ी लिखी भारतीय वो भी आ जाएगी। लेकिन यहां भारतीय नारी के गुण बताए हैं, पूरे में भारतीय नारी के गुण है, पढ़े ना आपने ढंग से, तो ये शीर्षक सही होगा। नहीं समझे क्या, यूं करके शीर्षक तैयार करना है। अब और देख लो दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत अंश में नारी के कौन कौन से गुण बताए गए हैं। आप क्या करते हो कि एपडी तो पद होता है, उसी में से देने, तो उसकी क्या तैयारी करनी है, उसी में से देने होते हैं, उसकी तो तैयारी करते ही नहीं है ना। और वो शुरुआती प्रश्न होते हैं जो इंप्रेस डालते हैं। एक वाक्य है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पहली बार क्या प्रभाव छोड़ते हो सामने वाले पर, वही आपका व्यक्तित्व निर्धारित कर देता है आधे से ज्यादा। तो शुरुआती प्रश्न बढ़िया होने चाहिए, अभ्यास करो। और लड़के ना बोर्ड वाले कोई गोरी नहीं करता, एपटित आता है उसका क्या देखना, उसकी क्या तैयारी करनी, वो तो एपटित होता है, उसी में से छांट के लिखने होते हैं। तो कैसे छांटोगे, यूं करोगे, प्रस्तुत अंश में नारी के कौन कौन से गुण बताए गए, तो यहाँ आप गुण ढूंढते हो। ये तो फिर भी हिंदी है, अपनी राष्ट्रभाषा है, और अंग्रेजी में ऐसे करते हैं ना, अंग्रेजी समझ तो आती नहीं राजस्थान वालों के, है ना, तो क्या करते हैं वो वर्ड देखते हैं, वर्ड है ना, और वैसे वर्ड 2 है तो समझ में नहीं आता कि ऊपर वाली लाइन उतारो नीचे वाली, अगर वो 2 जगह मिल गया ना तो समस्या हो जाती है, ऊपर वाली उतार दोनों उतार देते हैं। वाह बेटे, इसी में से तो देना होता है ना,
ये नहीं करना। यहाँ हिंदी में देखो तो आपने गुण देखा, अब गुण यहाँ कहीं दिखा ही नहीं, एक जगह आकर दिखा। कहाँ आकर दिखा बेटे? एक जगह आया था, ये रहा। अब आप क्या करोगे, ये यहां खत्म होता है ना, तो ये शुरू कहां से होता है, वहां से लिखेंगे, ये यहां से लिखेंगे, पूरे वाक्य उतार के छोड़ देंगे। ये यूं नहीं सोचते बावड़े, गुण तो ये पड़े, त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति, सेवा, ऊपर तो ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि गुण तो यहां लिखा पड़ा है। ये वाली लाइन उतारनी है, क्योंकि अपठित में से उसी में से तो लिखना होता है, उसी में से नहीं लिखना। इसको आपने दिमाग में उतारा, उस दिमाग में उतारने वाली बात जो आई है ना, जो समझ में आई है, उसमें से उत्तर देने। तो आपके यहाँ क्या समझ में आई थी कि ये गुण भारतीय नारी के हैं, तो ये गुण लिखो ना, ये उत्तर लिखना तो ऊपर वाला। अब समझ आ रही है कुछ? अच्छा, तीसरा प्रश्न देखो, उसके पुनीत प्रकाश में, पुनीत होता है पवित्र, कुछ कुछ शब्द भंडार भी बढ़ाओ, जहां भी जैसे भी जो भी शब्द मिले उनके शब्दार्थों को रोज की 10 शब्द लिख लिख के याद क्या करो। स्कूल से, घर से स्कूल आते हो, स्कूल से घर जाते हो, 2-2 किलोमीटर आपकी डालनी है कि नहीं? तो 2-2 किलोमीटर में, और वो पेज दे मेरे को ना कि आज ये 5 शब्द याद करके जाऊंगी, चलते चलते याद कर लो, 5 आते 5 जाते। ये कंटिन्यूटी की बातें। शिक्षा निरंतरता का काम है। शिक्षण की कोई उम्र नहीं होती, शिक्षण का कोई समय नहीं होता। सीखना बहुत बड़ी बात है। जितने ज्यादा शब्द आपको आएंगे उतने ही आप ना अपठित का भाव समझ पाओगे। तो यहां है कि पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। यहां रेखांकित पद, उसके रेखांकित पद किसके लिए आया है? दोबारा पढ़ लो एक बार प्रश्न को। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आई तब तक उत्तर लिखने की शुरुआत ही मत करो। पहले दिमाग में प्रश्न क्लियर होना चाहिए, क्या पूछ रहे हैं, फिर उत्तर की शुरुआत करो। नहीं तो आप थोड़ा सा हल्का सा प्रश्न पढ़ते हो और उत्तर लिखना शुरू करते हो, फिर वो लाइन सेट नहीं होती, फिर वो लाइन काटते हो, काटाछाटी हो जाती है, पता लग जाता है कि कमजोर बच्चा है। काटाछाटी नहीं करनी कॉपी में, पहले प्रश्न को क्लियर करो, क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहा है। एक लाइन है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। किसके बारे में है? यहां तो कुछ दिया नहीं, आपको बताना है। नहीं तो वो दे देगा नारी के, पुरुष के, भारतीय नारी के, या तो किसके प्रकाश में? ना ना, नारी का प्रकाश थोड़ी है, नारी का क्या प्रकाश है? एक बार दोबारा देखो बेटे, यहां आओ, देखो इधर, यहां से सुनते रहो। स्वार्थ और भोगलिप्सा को तिलांजलि देकर के भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा समय समय पर जो ज्योति प्रज्वलित की है, जो अलख जगाई है, अपने बलिदान के कारण जो अलख जगाई है, बलिदानी ज्योति, आत्म बलिदान की जो ज्योति जगाई है, उस ज्योति के प्रकाश में पुरुष ने मार्ग ढूंढा है। तो बलिदान की ज्योति, नारी के बलिदान की ज्योति, नारी की ज्योति नहीं, नारी की क्या ज्योति, नहीं समझेगा? लाइन क्या थी कि नारी ने स्वार्थ को त्याग कर अपना बलिदान देकर जो ज्योति जलाई है, उस ज्योति के प्रकाश में पुरुष ने मार्ग ढूंढा है। तो फिर नारी के प्रकाश में लिखो गया। अगर वहां आ जाएगा नारी का प्रकाश, पुरुष का प्रकाश, एक आएगा आत्म त्याग के प्रकाश में, तो आत्म त्याग का प्रकाश, उसमें नारी ने आत्म त्याग करके दिखाया बार बार। नारी ने आत्म त्याग है, पन्ना धाय नाम सुना है? अपने स्वामी भक्ति के कारण अपने बेटे तक को बलिदान दे दिया था। कोई मां अपने बेटे को मार सकती है क्या? कितना बड़ा कलेजा रहा होगा उसका, सिर्फ राजवंश जिंदा रहे इसलिए, है ना? झांसी की बाई लक्ष्मीबाई सुना है क्या? तीरों से भालों से छलनी हो गई थी देश के लिए, अपनी आन बान जान अंग्रेजों के हाथों नहीं लगने देनी, है ना? तो नारी ने जो बलिदान दिए ना, उस बलिदान की जो ज्योति है, उसी में पुरुष ने भी अपना मार्ग ढूंढा है, मतलब प्रेरणा ली है। तो वो यूं करके समझने से पता लगेगा, नारी का कोई प्रकाश होता है क्या? हाँ, यूं। अब आओ अगला, यमराज को भी मात देनी पड़ी। तो कह रहा है कि भारतीय, ये मिटा दिया कौन, यहाँ हाथ तो लग गया किसी का। यमराज को भी क्यों हार माननी पड़ी थी? यमराज को भी, तो ये अंतर्कथा थी। उसने पतिव्रता धर्म निभाने के लिए और अंत तक अपने पति का साथ देने के लिए यमराज को भी झुका दिया था। तो यमराज ने भी उसके पति को वापस जिंदा किया था। ये अंतर्कथाएं बाद में कभी टाइम मिलेगा तो पूरी बताएंगे, ठीक है? अभी बहुत टाइम लग जाता है, कहानियां इतनी लंबी होती है वो। अच्छा, फिर अगर यूं प्रश्न आ जाए कि भारतीय संस्कृति में क्या क्या मान्यताएं प्रचलित है नारी के बारे में,
तो भारतीय संस्कृति में नारी, भारतीय संस्कृति बात है, वहां नारी के संबंध में क्या मान्यता प्रचलित है? ये मान्यता कि जहां जहां नारी की सम्मान, नारी का सम्मान होता है वहां वहां देवता निवास है करते हैं, ये मान्यता है। ये मान्यता लास्ट में आई थी। यूं करना है। अब बताओ, अपठित को मैंने आज इतना टाइम दिया है, कुछ फर्क पड़ा क्या? घर पर जाकर अभ्यास करोगे क्या? हाँ, एक प्रश्न और मान लो, पुरुष ने अपना मार्ग कहां ढूंढा है? अभी बताया, नारी ने जो बलिदान करके अलग जगाई है, बलिदान करके जो दिखाया है, तो पुरुष को भी एक मार्ग मिला है कि बलिदान करने में हमें भी आगे आना चाहिए। एक बात और ध्यान में आ गई, अगर इस पद में से प्रश्न पूछ ले कि पुरुष ने अपना मार्ग कैसे ढूंढा है, तो आप तो ये पंक्ति ढूंढोगे, मार्ग ढूंढा है यहाँ से मिल गया तो आप उसको लिख दोगे, उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है, बस ये इसको उत्तर बना दोगे। आप समझे ही नहीं कि ये उत्तर तो अनकम्प्लीट है, पूरा हुआ ही नहीं। उसके किसके और कौन सा पुनीत प्रकाश? तो उसके आप इसकी जगह यूं नहीं लिख पाओगे भारतीय नारी, क्योंकि टिप्पणी की आदत पड़ गई, अपठित गद्यांश को समझा नहीं है तो सीधे लिख दोगे पंक्ति उठा करके। तो मेरा मतलब है सीधी पंक्ति मत उठाएं, पूरे पद्यांश या गद्यांश को पढ़ें, उसमें क्या बात है उसको समझें, फिर जो समझ में आया उसके आधार पर उत्तर लिखें, और उसके की जगह भारतीय नारी जरूर लिखें। बस